नमस्कार दोस्तों, नागौर के सबसे बड़े उभरते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विश्वास कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डिटेल सर आज से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, जिसके अंदर हमारा नया टॉपिक रहेगा त्योहार, यानी त्योहार किस प्रकार मनाए जाते हैं। त्योहार तो दोस्तों देखो, हम त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं और त्योहारों की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, किस संवत के आधार पर होती है, किस माह में कौन सा त्योहार आता है, कौन सा त्योहार किस लोक देवता के रूप में या देवी देवताओं के रूप में, यहाँ हमारे पौराणिक देवी देवता के रूप में मनाया जाता है, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। ये एक त्योहार बहुत बड़ी संस्कृति है हमारी। भारत के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें एक हफ्ते में दिन तो 7 होते, लेकिन त्योहार 9 मनाए जाते हैं। तो 365 दिनों के अंदर हमारे लगभग 500 त्योहार आते हैं। तो कभी 2, कभी 3, कभी 5, कुछ माह ऐसे होते हैं जिसमें त्योहार नहीं मनाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर त्योहारों की संख्या सबसे अधिक है, जो राजस्थान के त्योहारों को अजयबघर भी कहते हैं। देखो, ये त्योहार मनाने के लिए हमारे पास में पहले जानकारी होनी चाहिए सन की, अर्थात संवत, यानी हम त्योहार किस संवत के आधार पर मनाते हैं। देखो, त्योहारों की शुरुआत के लिए सन अर्थात संवत की जानकारी होनी चाहिए। तो भारत के अंदर कौन कौन से संवत प्रचलन में आए, कौन कौन सा संवत वर्तमान में चल रहा है, कौन सा संवत है जो समय के साथ उसी समय उस शासनकाल में समाप्त हो गए। तो हम सारे सन और संवत की जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, संवत कैसे मनाते हैं, पहले लिखते हैं संवत। संवत के अंदर हम सबसे शुरुआत में जानकारी लेते हैं विक्रम संवत की। विक्रम संवत। अब देखो, इस विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, विक्रम संवत कब से चल रहा है और विक्रम संवत के आधार पर हम कौन से त्योहार मनाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले तो यह है कि नाम से भी पता चल रहा है ये किसने चलाया था। तो ध्यान रखना चाहिए, इसकी शुरुआत, इसका संस्थापक कौन था, विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य यानी विक्रम संवत की शुरुआत करने वाला विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, उसने की थी। तो कहते हैं इसने शुरुआत कब की, तो कहते हैं इसने शुरुआत की थी 57 ईसा पूर्व, यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत करने वाला विक्रमादित्य एक हिंदू शासक था। तो इसने ये शुरुआत की कहां से थी, इसने शुरुआत की थी हमारा वर्तमान में एमपी जो राज्य है, इस एमपी के अंदर एक उस समय राज्य हुआ करता था, उसका नाम था उज्जैन। ये उज्जैन नगरी मानी जाती थी। इस उज्जैन नगरी से इस संवत की शुरुआत होती है। 57 ईसा पूर्व होती है, उज्जैन नगरी से होती है, विक्रमादित्य करता है विक्रम सन की शुरुआत। देखो, जब ये विक्रम संवत की शुरुआत कर देता है तो कहते हैं इस संवत को और किस नाम से जाना जाता है। एमपी उज्जैन अर्थात उस समय ये मालवा प्रदेश कहलाता था। तो मालवा प्रदेश के लोगों ने
प्रदेश के लोगों ने सबसे पहले अपनाया था, सबसे पहले अपनाया था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहां किस प्रदेश में शुरू हुआ? मालवा प्रदेश में शुरू हुआ था। किसके काल में हुआ था? विक्रमादित्य के काल में हुआ। मालवा प्रदेश में शुरू हुआ, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रह गया था? मालव संवत, मालव संवत। इसका दूसरा नाम पड़ गया मालव संवत, क्योंकि मालवा प्रदेश के लोगों ने अपनाया। विक्रमादित्य ने चला, इसको विक्रम संवत कह दिया गया था। अब अगली बात, इस संवत को भारत के अंदर त्योहार मनाए जाते हैं, तो इस संवत का एक नाम क्या पड़ा हुआ है? भारतीय संवत, भारतीय संवत। मालवा अर्थात कहां है? उज्जैन में। उज्जैन अर्थात कहां है? भारत में। इसलिए इसको कौन सा संवत कहते हैं? भारतीय संवत कहते हैं। राष्ट्रीय संवत नहीं कहते। राष्ट्रीय संवत शक संवत है, जबकि ये भारतीय संवत है। तो कहते हैं जब ये भारतीय संवत है तो भारत के लोगों ने भी अपनाया था, संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा था, आर्यावर्त में चल रहा था। तो कहते हैं इस संवत के आधार पर ही भारत में क्या मनाए जाते हैं? त्योहार। क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं भारत में। इसीलिए इसे कौन सा संवत कहते हैं? त्योहार, त्योहार का संवत। इसे त्योहार का संवत भी कहते हैं। सारे के सारे राजस्थान के अंदर और भारतवर्ष में अर्थात आर्यावर्त में जो त्योहार मनाए जाएंगे वो सारे विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाएंगे। ये तो इसके नाम थे। विक्रमादित्य के नाम पर इसको विक्रम संवत कहते हैं। मालव प्रदेश के लोगों ने अपनाया, इसलिए मालव संवत कहते हैं। भारतीय लोगों ने अपनाया, इसलिए भारतीय संवत कहते हैं। इसके आधार पर हम त्योहार मनाते, इसलिए त्योहारों का संवत कहते हैं। इसका उल्लेख कृत अभिलेख में हुआ था, इसलिए इसे कृत संवत भी कहते हैं। कृत संवत। ये कालकाचार्य कथानक के अनुसार कहा जाता है कि इसे कृत संवत भी कहते थे। अर्थात कृत किसी प्रकार का एक अभिलेख रहा होगा जिसमें इसका उल्लेख रहा है। यह विशेष तौर से स्टार बनाकर लिखना कि कृत संवत किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक प्रश्न कभी आ जाया था। चाणक्य के नाम भी एक प्रश्न आया हुआ अभी लेटेस्ट, जो आपके पीछे आरोह की भर्ती में आया था, जिसके अंदर ये ऑप्शन भी आया हुआ था, जिसके अंदर हमारे जो अर्थशास्त्र है उसके रचयिता कौन थे, जिसमें चाणक्य सबको पता नाम था, विष्णुगुप्त भी सबको नाम पता है, कौटिल्य भी सबको नाम पता है, लेकिन उसमें यह नाम लिखा हुआ भी नहीं था। क्या था ना? द्विजस। क्या नाम लिखा हुआ था भाई? द्विजस। अर्थात द्विजस लिखे, उसमें लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो द्विजस किसका नाम था? कौटिल्य का ही एक चौथा नाम है द्विजस। इसके आधार पर यह भी पूछ लिया जाता है कृत संवत। तो कृत संवत भी हम विक्रम संवत को ही कहते हैं। तो देखो आगे हम चलते हैं। अगला कहते हैं ये संवत है। सबसे पहले तो इस संवत के बारे में आता है ईसा पूर्व में। तो अब ध्यान रखना, इसकी गणना किस आधार पर की जाती है? इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? इसमें माह कितने होते हैं? तो देखो, अगर इसका गणना का प्रश्न आए तो सीधा लिखना, भारत के अंदर जितने भी सन है, संवत है, जो दो गणना पर चलता है। नंबर 1 सौर गणना अर्थात सूर्य, दूसरी चंद्र गणना पर चलता है। तो हमारा विक्रम संवत है वो चंद्र गणना के आधार पर चलता है। चंद्र
गणना के आधार पर, चंद्र गणना के आधार पर है। यह हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया जो रिट के अंदर पूछा गया है। विक्रम संवत किस गणना पर चलता? चंद्र गणना के आधार पर चलता है। अब अगर ये चंद्र गणना पर चलता है तो इसके अंदर हमें दिनों की संख्या भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले दिनों की संख्या, दिन कितने होते हैं, तो ध्यान रखना जो भी संवत चंद्र गणना पर चलेंगे उसमें दिनों की संख्या होगी 354 या 55। दिन कितने? 354 अर्थात 55। यह भी प्रश्न आ चुका है सेकेंड ग्रेड एसएसटी के अंदर कि विक्रम संवत में दिनों की संख्या कितनी है, अर्थात चंद्र गणना के आधार पर दिनों की संख्या कितनी है? 354 अर्थात यहां 55 मानी जाती है। अब देखो ये बात भी सही है। हमारे ईस्वी सन के अनुसार दिनों की संख्या कितनी मानते हैं? 365 दिन अर्थात 65। और 64 या 65 के अंदर आता जो 65 होता, क्योंकि कभी 64 कभी 65 होते हैं, क्योंकि जब लीप वर्ष होता है उस समय हम 65 करते हैं या 64 होते हैं। देखो 365 यहां कितनी है? 355। तो दिनों की संख्या में अंतर कितने? 10 दिन। अगर ये 10 दिन कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक जोड़ा जाए, जो कम रह रहे इसके अंदर 10-10, तो ये कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन हो जाएंगे। और 30 दिन का क्या होता है? एक माह होता है। यही 30 दिन आगे चलकर क्या बनता है भाई? अधिमास। क्या बनता है? अधिमास, जो हम अंग्रेजी में लीप वर्ष कहते हैं। ये अधिमास, क्योंकि 10 दिन कम हो रहे हैं। तो विक्रम संवत अर्थात चंद्र गणना के आधार पर एक अधिमास भी होता है, जिकाने महारवाड़ी मापा क्या करा? इधक मासा। कौन सा क्या करा? इधक मासा। इधक मासा। अगर आपके घर के अंदर पूर्वज है उनको पूछना राजस्थानी के अंदर कि इधक मासा क्या होता है, वो कहेंगे 1 महीनों ज्यादा है उसे इधक मासा कहते हैं अर्थात अधिमास कहते हैं। अब देखो दिनों की संख्या हम पढ़ चुके हैं, गणना हमने पढ़ चुके हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या आ सकता है? माह। माह कितने होते हैं भाई? माह बराबर ही होते हैं। कितने होते हैं? 12। महीने हमेशा किसी भी संवत के अंदर 12 ही होंगे। हाँ, महीनों में दिन कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारी एक गणना का प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जब ये गणना का कंप्लीट हो चुका है तो कहते हैं जब ये 12 माह होते हैं तो इसमें किस माह से शुरुआत होती है और किस माह में ये संवत समाप्त हो जाता है? तो देखो माह पूछा जाए 12 है, तो इसमें 12 माह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। इनकी शुरुआत किस महीने में होती है? चैत्र महीने में। चैत्र माह यह इसका प्रथम महीना होता है। देखो चैत्र माह की शुरुआत कब होती? प्रतिपदा से। किसे? प्रतिपदा से। महीने के अंदर प्रतिपदा से शुरुआत होती है। तो कि ये प्रतिपदा क्या होती है? प्रतिपदा क्या होती है? एकम को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? एकम को। यानी एकम। ये तो पता था। प्रतिपदा कौन सी? शुक्ल या कृष्ण? ये भी ध्यान रखना। पहले इधर देखो, प्रत्येक माह के अंदर कितने पखवाड़े होते हैं? 2 पखवाड़े होते हैं। एक पखवाड़ा को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष।
दूसरे पखवाड़े को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी प्रत्येक माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं, अर्थात पखवाड़ा होते हैं। ये 2 माह, एक माह के क्या हो गई, 2 पक्ष हो गई। यही एक पखवाड़ा है, ये भी एक पखवाड़ा है, यानी पखवाड़ा। ये भी क्या है, एक पखवाड़ा। पखवाड़ा कितने दिनों का था, 15 दिनों का। ये भी कितने दिनों का है, 15 दिनों का। तो इसमें भी 1 से लेके 15 तक आएगा, इसमें भी 1 से लेके 15 तक आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये भी एक है, ये भी क्या कहलाएगी, एकम, अर्थात प्रतिपदा। ये भी एकम है, इसको भी हम क्या कहेंगे, एकम अर्थात प्रतिपदा। ध्यान रखना, दोनों पखवाड़ा की एकम। लेकिन इसमें भी दूज होगी, तीज होगी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशी, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होगी। ये ध्यान रखना। तो कहते जो कृष्ण पक्ष का 15वां और शुक्ल पक्ष का 15वां, ये दोनों अलग अलग होता है। हमेशा कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को हम क्या कहेंगे, अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या हमेशा किस में आएगी, कृष्ण पक्ष में आएगी। जबकि पूर्णिमा हमेशा किस में आएगी, शुक्ल पक्ष में। पूर्णिमा, पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष की, अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष की होगी। ये 2 पक्ष होते हैं। तो हम चैत्र मास से शुरुआत करें। प्रतिपदा, कौन सी प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। एक बार इनको भी ध्यान से क्लियर कर दो, ये कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है। इनका और नाम क्या है, देखो। कृष्ण पक्ष को और क्या कहते हैं, जैसे पूरे, ये कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष। अब इस पक्ष को हम क्या कहते हैं, बधी पक्ष। बधी पक्ष। अगर इसको बधी कहते हैं तो शुक्ल को कौन सा पक्ष कहते हैं, शुद्धि पक्ष। ये गांव वालों को पूछना, दादा पिताजी के बधी क्या होता है, शुद्धि क्या होता। बधी का मतलब कृष्ण पक्ष, शुद्धि का पक्ष शुक्ल पक्ष। ये बधी पक्ष को भी और क्या कहते हैं, लागता पक्ष। क्या कहते हैं, लागता पक्ष, यानी महीने का लागती हुई एकम या 20, 30 ऐसे भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्तरता पक्ष। उत्तरता पक्ष अर्थात उतरती हुई एकम, 20, 30 ऐसे। देखो, इसी पक्ष को और क्या कहते हैं, अंधेरा पक्ष। अंधेरा पक्ष, यानी इस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, रात ढलने के बाद में, यानी 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी ऐसे ढलने के बाद में दिखाई देता। इसे कौन सा पक्ष कहते हैं, उजाला पक्ष। उजाला पक्ष, यानी राजस्थानी में बोले तो चांदना पक्ष। चांदना पक्ष। ये अंधेरा पक्ष है, उजाला अर्थात चांदना पक्ष है। अब देखो इन्हें और क्या कहते हैं, इसमें कृष्ण जन्माष्टमी को कौन सा, किसका जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का, तो इसे हम कृष्ण पक्ष तो कह ही रही है। कृष्ण भगवान का
पक्ष। इसमें रामनवमी को किसका जन्म हुआ? श्री राम जी का। इसे हम कौन सा पक्ष कहते हैं? राम पक्ष। श्री राम जी का जन्म हुआ इसलिए राम पक्ष भी कहते हैं। अब इसका एक विशेष नाम और रखा गया, इसको नोट डाउन करके लिखिए। क्या? कि कृष्ण भगवान का जन्म किस युग में हुआ था? तो कहते हैं द्वापर युग में हुआ था। तो इसे हम कहते हैं द्वापर युग का पक्ष। और राम जी का जन्म कब हुआ था? तो इसे हम कहते हैं त्रेता युग में हुआ। तो इसे कहते हैं त्रेता युग का पक्ष। एक पक्ष की दृष्टि से जाना जाए तो यह पक्ष हमेशा आता, शुद्धि, बद्धि, लागता, उतरता, उजाला, अंधेरा, राम, कृष्ण, है नहीं, द्वापर, त्रेता, ये सारे पक्ष के नाम। यह भी 15 दिनों का पखवाड़ा, ये भी 15 दिनों का पखवाड़ा। इसमें भी प्रतिपदा है, इसमें भी प्रतिपदा है। ये विशेष ध्यान रखना। द्वापर युग का पक्ष है, ये त्रेता युग का पक्ष है। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में भी हुआ था, इसलिए इनका नाम रह गए थे। तो अब देखो, अब हम आगे चल रहे हैं माह के अंदर। जो माह चल रहा था कि विक्रम संवत की शुरुआत किस माह से मानी जाती है और 12 महीने कौन कौन से होते हैं। तो देखो, विक्रम माह की शुरुआत किस माह से मानी जाती है? चैत्र माह। और चैत्र माह का कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष है। और शुक्ल पक्ष है कौन सी? एकम। एकम को हम क्या कहते हैं? प्रतिपदा। विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम अर्थात प्रतिपदा से होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चैत्र माह का उतरता हुआ अर्थात शुद्धि पक्ष है, उसमें नया साल होता है और अगले साल चैत्र माह का जो अंधेरा पक्ष है वो नए साल के अंदर आएगा। यानी 1 महीना 2 वर्ष में आता। शुद्धि पक्ष कौन से में? अगले वर्ष में, और अंधेरा पक्ष पिछले वर्ष में रह जाता है। तो 15 दिन जो कृष्ण पक्ष था वो पिछले वर्ष में हो गया और शुद्धि पक्ष वो अगले वर्ष में हो जाता है। तो चैत्र माह हमेशा ध्यान रखना, इसके 2 वर्षों में बंटा हुआ माना जाता है। चैत्र माह इसका कौन सा महीना है? प्रथम महीना माना जाता है। तो पूछ ले, दूसरा महीना कौन सा? चैत्र के बाद में वैशाख महीना। वैशाख। तीसरा माह चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। चैत्र न हम चैत बोलिए करें, वैशाख को वैशाख क्या करें, ज्येष्ठ को अपन आई क्या करें राजस्थानी मारवाड़ी के अंदर जेठ। चौथा आषाढ़, ये आषाढ़ माह हो गया, जबकि आपा कहीं क्या करें आषाढ़। पांचवा महीना श्रावण पद, श्रावण। और हम लोग राजस्थानी में क्या कहते हैं? श्रावण। छठा, इसे क्या कहते हैं? भाद्रपद। भाद्रपद, जबकि आपा इन बोलिया करा भादवा। सातवां माह आश्विन। आश्विन। और हम लोग क्या कहते हैं राजस्थानी? आशोद। आठवां माह कार्तिक।
और हम लोग क्या कहते हैं, कात्ती। क्या मान कात्ती रो आएगो राजस्थान का। 9वां मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष जबकि आप आए क्या, मिंग सर। मिंग सर। 10वां पोष। आप क्या करें, पो। और गांव वाला क्या करें, पो में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है इसलिए पो और खालरी की खो। 11वां माघ। और हम लोग क्या कहते हैं, मां। ये 2 सर्दियों के महीने माने जाते हैं। 12वां महीना फाल्गुन। और हम लोग क्या कहते हैं, फागुन। ये हमारी विक्रम संवत में 12 माह माने जाते। जो चैत्र से शुरू होता है, अंतिम माह पूछे तो फाल्गुन है, पूछे तो अंतिम पखवाड़ा कौन सा, चैत्र माह का प्रथम पखवाड़ा अर्थात कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा माना जाता। यानी विक्रम संवत जिस माह में शुरू होता उसी माह में समाप्त होता है। चैत्र माह की अमावस्या को शुरू होता है और अगले वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम अर्थात प्रतिपदा को इसकी शुरुआत होती है, चैत्र माह की अमावस्या को अगले वर्ष इसकी समाप्ति हो जाती है। अगर महीना पूछे तो प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। पखवाड़ा पूछे तो चैत्र का शुक्ल पखवाड़ा से शुरुआत होती है, अगले वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पखवाड़े में इसकी समाप्ति मानी जाती है अमावस्या के दिन। ये थे 12 महीने और इन्हीं महीनों के आधार पर हम क्या मनाते हैं, सारे के सारे त्योहार मनाते हैं। अब देखो ये तो माह हो गई, लेकिन अभी तक देखो हम पढ़ रहे थे विक्रम संवत। क्या नाम है, विक्रम संवत। और इसमें अभी प्रश्न आया हुआ था कब, 2007 की एक भर्ती थी आरपीसी द्वारा, 3rd ग्रेड की भर्तियां करवाई गई थी। उसमें प्रश्न पूछा गया था शाक्य, वर्तमान में ये ईस्वी सन है तो शाका कौन सा, यहां वर्तमान में विक्रम संवत है तो ईस्वी सन में कौन सा आता है। तो देखो जैसे विक्रम संवत और ईस्वी सन का ज्ञान कैसे किया जाता है, इससे ईस्वी सन की जानकारी लेते हैं। देखो इसको निकालना है तो एक ही ध्यान रखना, देखो ईस्वी सन वर्तमान में कौन सा चल रहा है, वर्तमान अभी कौन सा 2025, कौन सा सन है, ईस्वी सन। तो अब पूछ ले विक्रम संवत वर्तमान में कौन सा चल रहा है। तो देखो विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, सीधा सा ध्यान रख, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी, 57 ईसा पूर्व में। तो यानी वर्तमान ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व हुई थी। तो सीधा ध्यान रखना, विक्रम संवत को निकालना है तो ईस्वी सन के अंदर कितना जोड़ देना है, 57। क्यों, इससे 57 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है, अर्थात ये विक्रम संवत ईस्वी सन का बड़ा भाई है। कितने साल बड़ा है, 57 साल बड़ा है। तो 57 साल इसमें जोड़ दो और विक्रम संवत ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो जैसे 2025 प्लस 57, 7 और 5 12, भारे का 2, आंसल की 1, 5 2 7 और 1 8, 0 का 0, 2 का 2। अर्थात वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, 2082 विक्रम संवत चल रहा है।
ये सीधी सी ध्यान रखना है, यही जानकारी निकालनी 57 जोड़ है। इसमें आपको और प्रश्न कौन कौन से पूछ सकते हैं विक्रम संवत के आधार पर, तो ध्यान रखना। ईस्वी सन के आधार पर सबको पता है, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार आपको 4 विशेष प्रश्न पूछ सकते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, देखो। नंबर 1, हमारा देश किस विक्रम संवत में आजाद हुआ था? यानी हमारा देश किस विक्रम संवत में आजाद हुआ था, एक तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो उसमें हमें क्या नहीं दिखेगा, ये विक्रम नहीं दिखेगा, हमें लगेगा 1947 में आजाद हुआ था। नहीं, विक्रम संवत में आजादी पूछे तो हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 में। शायद ऐसा कितना जोड़ना है इसके अंदर, 57 जोड़ना। इनको प्लस कर दो, 7 और 7 14 का चौका, हासिल किए 5 और 5 10 हो गई, 5 4 9 1 10 की सुम हासिल की 1, 9 1 10 की सुम हासिल की 1, 1 और 1 ये हो गया 2। यानी हमारा देश आजाद कब हुआ था, कौन से विक्रम संवत में था, 2004 विक्रम संवत में हमारा देश आजाद हुआ था। और वो हमें प्रश्न में दिखता नहीं है, वहां कौन सा सन पूछा गया है। तो ये एक प्रश्न तो ये आ जाता है इसका, और 2 प्रश्न और कौन कौन से आते हैं, देखो। एक प्रश्न आ जाता, हमारा देश गणतंत्र किस विक्रम संवत में हुआ था, किस विक्रम संवत में हुआ। अब देखो गणतंत्र कब हुआ था, 1950 में। कौन सा, 1950। ये क्या थी, ईस्वी सन थी। लेकिन हमने प्रश्न क्या पूछ लिया, विक्रम संवत पूछा, तो इसके अंदर कितना जोड़ना है, 57। और ये 57 जोड़ते हमारा कौन सा आ जाएगा, विक्रम संवत आ जाएगा। ध्यान रखना यहां पर विशेष, क्योंकि यहां अगर हम जोड़ रहे हैं तो देखो ये 7 हो रहे हैं, 5 5 10 हो रहे हैं, है ना, 10 आंसर के 9 1 10 की सुम आंसर के 1, ये विक्रम संवत 2007। लेकिन हमारा संविधान में क्या लिखा हुआ है, विक्रम संवत 2006। तो फिर क्या होगा सर, ये क्या बात है, आपने कहा 57 जोड़ो और यहां तो 7 आ रहा। ध्यान रखना विक्रम संवत लगभग कौन से माह में शुरू होता है, मार्च माह में। किस माह में होता है, मार्च माह। अंग्रेजी का कौन सा महीना था, मार्च। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को। तो जनवरी में कौन सा संवत नहीं हुआ था, विक्रम संवत शुरू नहीं हुआ, मार्च में हो रहा है। तो यहां तो हमें 57 जोड़ना था, तो किस में जोड़ेंगे हम, 49 के अंदर, क्योंकि यहां 1 कम माना जाएगा। यानी ये 7 कब बनेगा, मार्च के महीने बनेगा, इसलिए इसको माना जाता है। क्योंकि 50 है, इन 57 जोड़ रहे 7 हो रहे हैं। लेकिन 7 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जनवरी महीना में हुआ था, ये तो क्या हुआ था, जनवरी माह। लेकिन हमारा विक्रम संवत कब शुरू हो रहा है, मार्च माह। इसलिए मार्च माह के कारण ये 2006 माना जाता। माह हमेशा ध्यान रखना, हमारे दोनों संवत मार्च माह में लगभग शुरू होते। शक संवत और विक्रम संवत मार्च माह में शुरू होते हैं और लगभग 30वें सप्ताह के आसपास होते। 30वां सप्ताह में कितने दिन, 21-22 मार्च के लगभग ये शुरुआत हो जाती है। देखो और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर,
एक तो आजादी का पूछ सकते हैं, एक ये पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न एक और पूछ सकते हैं आपको, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति किस विक्रम संवत में हुई थी? किस विक्रम संवत में? सीधा लिखो, 1857 प्लस कितना जोड़ना? 57। हाँ, अब देखो आपको समस्या नहीं होगी। क्यों? क्रांति किस माह में? हमारी डेट कितनी? 31 मई होती है। इसका मतलब मार्च के बाद नहीं हो रही इनमें, तो हमें स्पेशल पता चल गया कि इसमें पूरा जुड़ेगा। तो देखो 7 और 7 14 का चौका, आंसर की 1, 5 और 5 10 और 11 का 1 का, आंसर की 1, 8 और 1 9 और आंसर की 1। कौन से विक्रम संवत में 1857 की क्रांति? 1914 विक्रम संवत में हमारी क्रांति हुई थी। हाँ, अब देखो इसका एक और प्रश्न आ सकता है आपके, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले, हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? वो भी कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। तो इधर भी 1914 है और इधर भी 1914। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर हमारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, तो 1914 के विक्रम संवत में कौन सी घटना घटी थी जो विश्व इतिहास को बदलने वाली थी? तो हमारा प्रश्न क्या रहेगा? 1857 की क्रांति भारत में हुई थी, जो विक्रम संवत की दृष्टि से 1914 में हुई थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, इसको आप स्टार बनाकर भी रखना। अब देखो, क्योंकि अब विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न कम पूछे जाते हैं। आगे देखो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछ सकते हैं, क्रांति का आ गया, ये चीज आ गई, जो भी आजादी का आ गया, क्रांति का आ गया और गणतंत्र का आ गया। अब हमारा एक प्रश्न और कौन सा रहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न रहता द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध कब होता? 1939 के अंदर होता। तो द्वितीय विश्व युद्ध की भी घटना के बारे में हम पढ़ सकते हैं। उसमें भी कौन सी जोड़नी? यही 27 जोड़ना। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध किस विक्रम संवत में हुआ था? किस विक्रम संवत में हुआ? संवत की जगह वो सन भी लिख सकता है, और हम इसको, ये विक्रम हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रश्न पढ़ते हैं उस समय जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो, और फिर उसी के आधार पर प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। तो हमारा विक्रम संवत द्वितीय विश्व युद्ध किस ईस्वी सन में होता? सीधी बात है, 1939 ईस्वी में शुरू होता, सीधी बात है। और हमारा विक्रम संवत कितने साल पहले हुआ था? 57 साल बढ़ा। बोलो, इनको जोड़ लो, 9 और 7 16, हासिल की 1, 5 3 8 और 1 9, 9 और 1, यानी 1996 के अंदर। यानी प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध किस विक्रम संवत की बात कहता है? तो 1996 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यह महत्वपूर्ण घटना के विक्रम संवत के आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो, एक और प्रश्न यहां आ जाता है, राजस्थान का एकीकरण का भी इसी में पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण किस विक्रम संवत में पूर्ण हुआ था? देखो, एकीकरण तो आपको पता ही, सबको पता, 7 चरण हुए थे। कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष लगे थे, 7 माह लगे थे, 14 दिन लगे थे। उसी के आधार पर पूछ ले तो राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण,
करण किस विक्रम संवत में हुआ था? कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। नवंबर, ध्यान रखो, क्योंकि हमारा विक्रम संवत मार्च का होता है, इसलिए इसमें पूरे ही जोड़ते हैं। तो कितने जोड़ेंगे भाई? 57। देखो 6 6 13 का 13, हासिल की 1, 10 और 11 1 का, हासिल की 1 9 1 10 की 0, हासिल की 2013। यानी हमारा राजस्थान का एकीकरण 2013 विक्रम संवत में पूर्ण हुआ था। ये विक्रम संवत के आधार पर प्रश्न बनने वाले महत्वपूर्ण थे। यानी ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से विक्रम संवत के अनुसार होते हैं। हाँ, ये सारी बातें हमने विक्रम संवत की पढ़ ली है। अब हमारे त्योहार भी किस आधार पर बनते हैं? विक्रम संवत के आधार पर बनते हैं। तो देखो, अब ये तो था विक्रम संवत। विक्रम संवत की जानकारी ले ली पूर्ण रूप से। इसके अंदर कालकाचार्य कथानक कहता है कि इसे कर्त संवत कहते थे, जो मैंने आपको बता दिया गया है ना। क्योंकि ऐसा ही प्रश्न किसके बारे में पूछा गया था? मैंने अभी दिखाया था आपको कि किसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पूछा गया था कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। उसका सबको नाम पता था। कौटिल्य सबको पता था, चाणक्य सबको पता था, विष्णुगुप्त सबको पता था। ऑप्शन में नाम ये दिया ही नहीं था, एक नाम दे दिया द्विजस, और द्विजस दे दिया और उसमें लास्ट का ऑप्शन लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर लोगों ने कौन सा प्रश्न चुना कि इनमें से कोई नहीं, जबकि उनका फर्स्ट ऑप्शन सही था कि द्विजस भी कौटिल्य का ही नाम माना जाता है। अब देखो, अब इसके बाद में हमारा दूसरा सन आता है। कौन सा सन आता? ईस्वी सन। क्योंकि हम सारे त्योहार पढ़ेंगे, इसलिए हमें सन की जानकारी होनी जरूरी है। तो ईस्वी सन, इसके बारे में भी हमें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या होनी चाहिए हमें, वो देखो। इसकी 3 लाइनें लिखेंगे। महत्वपूर्ण कौन कौन सी लाइनें लिखेंगे इसके बारे में? ये किस कैलेंडर पर जारी है? ग्रोगेरियन कैलेंडर। ग्रोगेरियन। रूस के अंदर एक कैलेंडर चलता था, उसका नाम था ग्रोगेरियन, और रूस की घटना से यह प्रभावित हुआ था और रूस की क्रांति के आधार पर यह कैलेंडर जारी हुआ था। तो इसे कहते हैं, किस कैलेंडर पर आधारित है? ग्रोगेरियन कैलेंडर पर यह ईस्वी सन आधारित है। तो पूछ ले, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक अर्थात शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखना, ईसा मसीह। ईसा मसीह से इसकी शुरुआत मानी जाती, और ईसा मसीह के कब से? जन्म से मानी जाती है। अब देखो, जन्म तो ईसा मसीह का 4 ईस्वी के अंदर माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसकी मानी जाती है 1 ईस्वी से। 1 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है। तो कहते हैं, जब इसकी शुरुआत 1 ईस्वी से मानी जाती है, तो ये इसमें भी 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा जाता है, ये किस